हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ये जो हमारी विस्तृत चर्चा है ये बहुत ही खास होने वाली है। यूपीएसआई 2025 और 2026 की जो भी कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज हम इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के 5 घंटे की महा मैराथन का वन शॉट मास्टर रिवीजन लेकर आए हैं। जी बिल्कुल, एक ही बार में सब कवर हो जाएगा। इसे आप एक तरह से आर पार की क्लास मान सकते हैं। हमारा उद्देश्य बस इतना है कि इस डीप डाइव को सुनने के बाद पॉलिटी के लिए किसी और किताब या स्रोत को खंगालने की जरूरत ही ना पड़े। एकदम सही बात है। और मैं शुरुआत में ही ये बता दूं कि जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने इस मास्टर ब्लूप्रिंट को डिजाइन किया है, हमारी ये पूरी चर्चा उसी सटीक रणनीति और उसी पाठ्यक्रम के इर्द गिर्द घूमेगी। तो चलिए फिर इस बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक सफर की शुरुआत करते हैं। किसी भी बड़ी परीक्षा रूपी युद्ध में उतरने से पहले उसका चक्रव्यूह समझना सबसे जरूरी होता है ना? बिल्कुल। अगर हम यूपीएसआई के पैटर्न को देखें तो सामान्य ज्ञान यानी जीएस के कुल 40 प्रश्न आते हैं। 40 प्रश्न? हाँ। अब सवाल ये है कि इन 40 में से पॉलिटी का वेटेज कितना है? तो ये वेटेज 13 से 14 प्रश्नों का होता है। मतलब सीधा सीधा चूंकि हर प्रश्न 2.5 नंबर का है तो हम 30 से 35 नंबर की बात कर रहे हैं। जी 35 नंबर। हमारा और हर कैंडिडेट का स्पष्ट टारगेट ये होना चाहिए कि इन 13-14 सवालों में से कम 10 से 12 प्रश्न 100% सही हों। और यकीन मानिए सही रणनीति से ये बिल्कुल संभव है। 35 नंबर तो किसी भी मेरिट लिस्ट को मतलब पूरी तरह से पलट सकते हैं। एकदम। तो चलिए संविधान की इस भव्य इमारत की बुनियाद को समझते हैं। आखिर भारत में नियम कानून बनने शुरू कहां से हुए? कहानी शुरू होती है 1773 से लेकर 1853 के बीच, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है कि कैसे एक सिर्फ व्यापार करने आई कंपनी ने पूरे देश पर अपना शिकंजा कस लिया। सबसे पहला कदम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। लेकिन इसे लाया क्यों गया था? मतलब अचानक से रेगुलेट करने की क्या जरूरत पड़ गई? ये बहुत ही शानदार सवाल है। दरअसल कंपनी भारत में बेहिसाब पैसा तो कमा रही थी, लेकिन उसके जो अधिकारी थे वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुके थे। अच्छा। तो ब्रिटिश सरकार को लगा कि इस व्यापारिक कंपनी पर लगाम कसनी होगी, यानी उसे रेगुलेट करना होगा। इसीलिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो इसमें सबसे बड़ा बदलाव क्या था? इसके तहत पहला बड़ा बदलाव ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और इस पद पर बैठने वाले पहले व्यक्ति बने वॉरेन हेस्टिंग्स। जी, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी की गई। एक मिनट, कंपनी के राज में सुप्रीम कोर्ट, ये तो बहुत ही अनोखी बात है। इस कोर्ट की संरचना कैसी थी? हाँ, ये आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा बिल्कुल नहीं था। ये अंग्रेजों के अपने मामलों और सिर्फ कलकत्ता के लिए था। अच्छा। इसमें कुल 4 जज थे, एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम सर एलिजा इम्पे था और उनके साथ 3 अन्य जज। परीक्षाओं में सीधे सर एलिजा इम्पे का नाम पूछ लिया जाता है। इसके बाद बात आती है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की। मैंने पढ़ा है कि इसने कंपनी के काम करने के तरीके को ही 2 हिस्सों में तोड़ दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी व्यापार भी कर रही थी और साथ ही साथ युद्ध भी लड़ रही थी। सब कुछ एक साथ संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने इसे बांट दिया? बिल्कुल। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के कामों का स्पष्ट विभाजन कर दिया। 2 अलग-अलग निकाय बनाए गए। पहला था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे सारे राजनीतिक मामलों, युद्ध और संधियों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई। जी। और दूसरा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसका काम केवल व्यापारिक मामलों को देखना था। और इसी में पहली बार वीटो पावर का भी जिक्र मिलता है, जिसका मतलब है किसी फैसले को रोकने का विशेषाधिकार। एकदम सही। यानी राजनीति अलग और व्यापार अलग। इसके बाद आता है 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के आते आते ऐसा लगता है जैसे ब्रिटेन में बाकी कंपनियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बिल्कुल सही पकड़ा। 1813 के चार्टर एक्ट ने कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार यानी जो उनकी मोनोपोली थी वो समाप्त कर दी। ब्रिटेन की बाकी कंपनियों के लिए भी भारत के दरवाजे खोल दिए गए। लेकिन यहाँ एक अपवाद है जो परीक्षाओं का बहुत ही पसंदीदा सवाल है। चाय और चीन वाला? हाँ, कंपनी को 2 चीजों पर छूट दी गई। एक तो चीन के साथ व्यापार और दूसरा चाय का व्यापार। इन दोनों पर अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एकाधिकार था। और इसके अलावा इसी एक्ट में पहली बार भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया था। शिक्षा पर 1 लाख रुपए? ये तो उस दौर में एक बहुत बड़ी रकम रही होगी। बिल्कुल।
इसके बाद 1833 का चार्टर एक्ट आता है, जिसे पूरी तरह से केंद्रीकरण या कहें सेंट्रलाइजेशन का चरम माना जाता है। केंद्रीकरण इसलिए क्योंकि अब अंग्रेजों को लगने लगा था कि पूरे भारत पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। जी, इसीलिए 1833 के एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम ही बदल दिया और उसे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। और लॉर्ड विलियम बेंटिक इस पद को संभालने वाले पहले व्यक्ति बने। हाँ, और इसी एक्ट के तहत भारत का पहला विधि आयोग यानी लॉ कमीशन भी बनाया गया। कानून को संहिताबद्ध करने के लिए इस आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे। और फिर आता है कंपनी के शासन का आखिरी अध्याय 1853 का चार्टर एक्ट। ये कंपनी के अधीन पारित होने वाला अंतिम चार्टर था। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसने सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की शुरुआत कर दी। मतलब अब तक सिविल सेवा में कंपनी के चहेतों को ही नौकरी मिलती थी। जी, लेकिन अब योग्यता के आधार पर कोई भी परीक्षा देकर इसमें आ सकता था। तो ये था कंपनी के शासन का दौर। लेकिन 1857 के महाविद्रोह ने तो पूरी तस्वीर ही बदल दी। अंग्रेजों की जड़ें हिल गई। और यहीं से शुरू होता है क्राउन का शासन, जो 1858 से 1947 तक चला। और हाँ, यहाँ पर जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने जोर देकर कहा है, 1858 के भारत शासन अधिनियम ने सत्ता का सीधा हस्तांतरण कर दिया था। एकदम सही, सत्ता का सीधा हस्तांतरण। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार समझ गई थी कि अब एक व्यापारिक कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को काबू में नहीं रखा जा सकता। इसलिए 1858 में भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के हाथों में चला गया। जो भारत का गवर्नर जनरल था, उसका नाम बदलकर अब वाइसराय कर दिया गया। वाइसराय का मतलब था सीधे राजा या रानी का प्रतिनिधि। भारत के पहले वाइसराय लॉर्ड कैनिंग बने। और इसके अलावा लंदन में बैठकर भारत पर नियंत्रण रखने के लिए भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाम का एक नया पद भी बनाया गया। सत्ता तो सीधे हाथ में आ गई, लेकिन फिर अंग्रेजों ने अपनी वही पुरानी कूटनीति शुरू कर दी, जिसका सबसे भयानक रूप हमें 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार में देखने को मिलता है। 1909 का मॉर्ले मिंटो सुधार, ये कोई सुधार नहीं था, बल्कि फूट डालो और राज करो की कुटिल नीति का एक कानूनी रूप था। बिल्कुल। इसी के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल या सेपरेट इलेक्टोरेट की शुरुआत की गई। यहाँ मैं चाहूंगा कि आप कैंडिडेट्स के लिए इस पृथक निर्वाचन का मतलब थोड़ा सरल भाषा में समझाएं। ये आज के आरक्षण से अलग कैसे था? बहुत ही उम्दा सवाल है ये। आज के आरक्षण में सीट आरक्षित होती है, लेकिन वोट सभी लोग डालते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन पृथक निर्वाचन में ऐसा नहीं था। इसमें तय किया गया कि मुस्लिम उम्मीदवारों को केवल और केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकेंगे। अच्छा, यानी समाज को मतदान के स्तर पर ही हिंदू और मुसलमान में बांट दिया गया? जी, यही वो बीज था जिसने आगे चलकर भारत के विभाजन की नींव रखी। ये वाकई एक खतरनाक नीति थी। खैर, इसके 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार आया। इसने शासन व्यवस्था में कुछ बड़े ढांचागत बदलाव किए, जैसे कि द्वैध शासन। 1919 के मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों यानी राज्यों में द्वैध शासन या डायरकी लागू कर दी। इसका मतलब था विषयों को 2 हिस्सों में बांटना, आरक्षित और हस्तांतरित। अहम विषय अंग्रेज गवर्नरों ने अपने पास रखे और कम महत्व वाले विषय भारतीय मंत्रियों को दे दिए। बिल्कुल। वहीं केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था यानी बाइसेमरलिज्म शुरू की गई। आज जो हम लोकसभा और राज्यसभा देखते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। और एक अच्छी बात यह हुई कि महिलाओं को पहली बार वोटिंग का अधिकार दिया गया, भले ही वो बहुत सीमित लोगों तक था। हाँ, और इन सब के बाद आता है 1935 का भारत शासन अधिनियम। अगर मैं इसे हमारे वर्तमान संविधान का ब्लूप्रिंट कहूं तो शायद गलत नहीं होगा। बिल्कुल गलत नहीं होगा। 1935 का अधिनियम हमारे संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। इसमें कुल 321 धाराएं थी। इस अधिनियम ने प्रांतों में चल रहे द्वैध शासन को खत्म किया और प्रांतीय स्वायत्ता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। और शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया: संघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये व्यवस्था आज भी हम संविधान की 7वीं अनुसूची में देखते हैं। जी, और इसी अधिनियम के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI और एक संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना भी की गई। बहुत ही शानदार तरीके से हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझा। अब आज़ादी के बाद के उस दौर में चलते हैं जहां भारतीयों ने अपना संविधान खुद गढ़ा, यानी हमारे संविधान की वास्तुकला। अगर हम भारतीय संविधान को देखें तो ये एक विशाल और मजबूत पिरामिड की तरह है। पिरामिड के शीर्ष पर है हमारी प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं।
जिसे संविधान की कुंजी और आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना में ही संविधान का पूरा दर्शन छिपा है। अगर आंकड़ों की बात करें तो मूल संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। लेकिन समय के साथ बदलाव हुए और आज गणना के आधार पर 25 भाग, 468 से अधिक अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। चलिए, इस विशाल संविधान के भाग 1 से शुरुआत करते हैं, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक आते हैं। अनुच्छेद 1 बहुत ही स्पष्ट घोषणा करता है, इंडिया दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट्स। यानी भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ कैंडिडेट्स को एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। हमारे यहाँ संघ का मतलब है कि किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का अधिकार नहीं है। भारत का विघटन संभव ही नहीं है। और अनुच्छेद 2 और 3 संसद को ये शक्ति देते हैं कि वो नए राज्यों का प्रवेश कर सकती है और मौजूदा राज्यों के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल। और अनुच्छेद 4 में एक बहुत ही खास बात लिखी है। वो क्या है? अनुच्छेद 4 स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत राज्यों की सीमा या नाम में जो भी बदलाव किए जाएंगे, उन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अच्छा, यानी संसद ये काम एक साधारण बहुमत से आसानी से कर सकती है। जी हाँ। इसके लिए कोई विशेष या जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। जी हाँ। देश की सीमाएं तय हो गईं। अब बात करते हैं देश के लोगों की। भाग 2 जो नागरिकता यानी सिटीजनशिप से जुड़ा है और अनुच्छेद 5 से 11 तक फैला है। नागरिकता का ये भाग यूके के संविधान से प्रेरित है। भारत में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप केवल भारत के नागरिक होते हैं, किसी राज्य के नहीं। ऐसा नहीं होता कि आपके पास उत्तर प्रदेश की अलग नागरिकता हो और भारत की अलग। एकदम सही। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 11, जो कहता है कि नागरिकता से जुड़े किसी भी नियम या कानून को बनाने का अंतिम अधिकार केवल और केवल भारत की संसद के पास है, राज्यों के पास नहीं। जब नागरिकता मिल गई तो नागरिकों को कुछ अधिकार भी मिलने चाहिए। और यहीं एंट्री होती है संविधान के सबसे चर्चित हिस्से की, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। इसे तो संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। बिल्कुल। भाग 3 जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल हैं, यूएसए के संविधान से प्रेरित है। वर्तमान में हमारे पास 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों की सूची है। पहला है समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यह सुनिश्चित करता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद 21 है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24, जो मानव तस्करी, बेगार और बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक लगाता है। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। और पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 और 30, जो मुख्य रूप से अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। और इन सभी अधिकारों की रक्षा के लिए एक ऐसा अधिकार भी है जो ढाल का काम करता है, अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं। जी हाँ, अनुच्छेद 32। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह इस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करता है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझ लेते हैं। पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करो। दूसरी है परमादेश या मैंडामस, यानी हम आदेश देते हैं। ये तब होता है जब कोई सरकारी अधिकारी अपना काम ठीक से ना करे। तीसरी है अधिकार पृच्छा यानी को वारंटो। जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर बैठ जाए जिसका वो हकदार नहीं है, तो कोर्ट पूछता है कि किस अधिकार से। और बाकी 2 हैं प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन और उत्प्रेषण या सर्ट्योरारी, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने से निचली अदालतों को उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए जारी करते हैं। अधिकारों की बात तो बहुत हो गई, अब थोड़ा राज्य के कर्तव्यों की ओर भी चलते हैं। भाग 4 यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व, जिन्हें हम DPSP कहते हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। ये मौलिक अधिकारों से इस मायने में अलग है कि ये गैर न्याय संगत यानी नॉन जस्टिशिएबल हैं।
यानी अगर सरकार इन्हें लागू नहीं करती तो आप इसके खिलाफ न्यायालय नहीं जा सकते। बिल्कुल, ये सरकार के लिए बस नैतिक निर्देश हैं। इनमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है, अनुच्छेद 44 जो पूरे देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 47 जो राज्य को निर्देश देता है कि वह नागरिकों का पोषाहार स्तर सुधारे और शराबबंदी लागू करे, और अनुच्छेद 50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के कामकाज को अलग करने की बात करता है। अधिकार मिल गए, सरकार के निर्देश तय हो गए, तो फिर नागरिकों के भी तो कुछ कर्तव्य बनते हैं। इसीलिए संविधान में भाग 4 क जोड़ा गया, जिसमें मूल कर्तव्य दिए गए हैं। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर अक्सर कहते हैं कि बिना कर्तव्य के अधिकार अधूरे हैं। एकदम सटीक बात है। मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई जिक्र नहीं था। इन्हें यूएसएसआर यानी तत्कालीन सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर बाद में जोड़ा गया। इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी सिफारिशें दी थी। 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। और बाद में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा एक 11वां कर्तव्य भी जोड़ा गया, जो माता पिता का ये कर्तव्य तय करता है कि वे अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर जरूर प्रदान करें। क्या बात है, अधिकार और कर्तव्य का बेहतरीन संतुलन। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देश और राज्य को चलाने वाले मुख्य इंजन की बात करते हैं, संघ और राज्य की कार्यपालिका। ये भाग 5 और भाग 6 में आते हैं। अगर हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें तो चीजें ज्यादा आसानी से याद होती हैं। तुलनात्मक अध्ययन ही सबसे बेहतरीन तरीका है। सही कहा। शिवांश मिश्रा सर के इस फ्लोचार्ट ने इसे कितना आसान बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्र के प्रमुख की। केंद्र में राष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 52 से 62 में आते हैं, देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 72 के तहत किसी की सजा माफ करने की शक्ति होती है। इसके अलावा अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। यहाँ एक सवाल उठता है, ये अध्यादेश आखिर होता क्या है? क्या इससे संसद की भूमिका खत्म नहीं हो जाती? बहुत ही तार्किक सवाल है। अध्यादेश तब लाया जाता है जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और देश को किसी कानून की तुरंत जरूरत हो। अच्छा, ये एक अस्थायी कानून होता है? जी, इसकी अधिकतम अवधि 6 माह और 6 सप्ताह होती है। संसद सत्र शुरू होने के बाद इसे पारित करवाना जरूरी होता है। अब अगर राज्य की बात करें तो राष्ट्रपति के समानांतर राज्य में राज्यपाल होता है, अनुच्छेद 153 से 162। जिस तरह राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश लाता है, उसी तरह राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत राज्य में अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद आता है। उपराष्ट्रपति का वर्णन अनुच्छेद 63 से 71 के बीच है। अनुच्छेद 64 स्पष्ट करता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। इसके बाद आती है वास्तविक कार्यपालिका। केंद्र में वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के पास होती है, अनुच्छेद 74 और 75। और राज्य में यही भूमिका मुख्यमंत्री और उनकी मंत्री परिषद निभाती है, अनुच्छेद 163 और 164। और अगर न्यायपालिका और विधायिका की संरचना की तुलना करें तो केंद्र के स्तर पर हमारी सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 124 से 147। अनुच्छेद 129 के तहत सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, जिसका मतलब है कि इसके फैसले निचली अदालतों के लिए कानून की तरह काम करेंगे। और राज्य के स्तर पर हाई कोर्ट होता है, अनुच्छेद 214 से 232। राज्य का एक सर्वोच्च विधि अधिकारी भी होता है, जिसे महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 165 में है। विधायिका की बात करें तो केंद्र में संसद है, अनुच्छेद 79 से 122। राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का 81 में है। परीक्षाओं के लिए धन विधेयक यानी मनी बिल अनुच्छेद 110 और बजट अनुच्छेद 112 बहुत जरूरी हैं। राज्यों में यही काम विधानमंडल करता है, अनुच्छेद 168 से 212, जिसमें विधानसभा अनुच्छेद 170 और विधान परिषद अनुच्छेद 171 शामिल है। सच में इस तरह तुलना करने से चीजें दिमाग में एकदम छप जाती हैं। अब हम संविधान के उस हिस्से पर चलते हैं जो लोकसभा की जड़ों को गांव तक ले जाता है और देश के सिस्टम को सुचारू रूप से चलाता है, यानी भाग 9, 14 और 15। भारत की असली आत्मा गांव में बसती है। भाग 9 और 9 स्थानीय स्व शासन से जुड़े हैं। 1992 के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिला और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। पंचायतों को काम करने के लिए 29 विषय दिए गए हैं।
बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय संरचना की सिफारिश की थी। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। इनके चुनाव समय पर और निष्पक्ष हों, इसके लिए अनुच्छेद 243 के तहत राज्य चुनाव आयोग बनाया गया। इसी तरह शहरों के लिए नगर पालिकाओं को, जो भाग 9 क में है, 74वें संविधान द्वारा मान्यता मिली और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 18 विषय हैं। ये तो हो गई जमीनी स्तर की बात। अब बात करते हैं देश का प्रशासन संभालने वाली लोक सेवाओं और चुनाव आयोग की। भाग 14 में लोक सेवा आयोग का जिक्र है। इसमें अनुच्छेद 312 बहुत खास है, जो अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IPS, IFS से जुड़ा है। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा बनानी हो तो ये विशेषाधिकार केवल राज्यसभा के पास है। अनुच्छेद 315 संघ के लिए UPSC और राज्यों के लिए स्टेट PSC के गठन का प्रावधान करता है। ये आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के तहत राष्ट्रपति को सौंपते हैं। लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार है चुनाव, जो भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना करता है और अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। कैंडिडेट्स को याद रखना चाहिए कि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान करने की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ये जानकारी का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण खजाना है। अब हम इस पूरी पॉलिटी मैराथन के आखिरी पड़ाव पर हैं, आपातकाल और संविधान में संशोधन। ये भाग 18 और 20 के तहत आते हैं। किसी भी देश के सामने अप्रत्याशित संकट आ सकता है, इसीलिए भाग 18 में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है। पहला, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल। ये तब लगाया जाता है जब देश पर युद्ध थोप दिया जाए, बाह्य आक्रमण हो या देश के भीतर सशस्त्र विद्रोह हो जाए। दूसरा, अनुच्छेद 356 जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम न कर पाए तब वहां का शासन सीधे केंद्र के हाथ में आ जाता है। तीसरा, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ये हमारे देश के लिए सौभाग्य की बात है कि कितनी भी आर्थिक दिक्कतें आईं, लेकिन ये आपातकाल आज तक कभी लागू नहीं हुआ। और समय के साथ अगर संविधान में कोई बदलाव करना हो तो भाग 20 मौजूद है। बिल्कुल, संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। भाग 20 का अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया तय करता है, जिसे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ये संशोधन 3 तरीकों से हो सकता है। पहला, साधारण बहुमत से, जैसे नए राज्य बनाना। दूसरा, संसद के विशेष बहुमत से, यानी 2/3 बहुमत। और तीसरा, सबसे कठोर तरीका, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ देश के कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों की सहमति। यही लचीलापन और कठोरता का मिश्रण हमारे संविधान को आज भी प्रासंगिक बनाए हुए है। क्या बात है! इस एक मास्टर रिवीजन ने पॉलिटी के पूरे सिलेबस को एकदम शीशे की तरह साफ कर दिया है। कैंडिडेट्स हमेशा याद रखें कि रिवीजन ही सिलेक्शन है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण के बाद पॉलिटी के उन 10 से 12 सवालों पर अब आपकी मजबूत पकड़ बन चुकी है। वर्दी आपका इंतजार कर रही है। बस इसी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। और ये सफर यहीं रुकने वाला नहीं है। पॉलिटी के इस शानदार रिवीजन के बाद आपको मूल विधि और यूपी जीके की मैराथन के लिए भी कमर कस लेनी चाहिए। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन लगातार प्रयास करने से एक दिन जरूर मिलती है। बिल्कुल। इस सफर में कितनी भी रुकावटें आएं, हम दोनों की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक ही संदेश है। विघ्नों में रह के काम किया, वसुधा का नेता वही हुआ। बिल्कुल। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।